हेलो। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज ये जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, तो ये वीडियो बेसिकली हमारे क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो अपने आप को काइंड ऑफ अनाथ समझ लेते हैं क्योंकि उनको वो कोचिंग नहीं मिल पाता, वो बढ़िया से मेंटोरशिप नहीं मिल पाता जिसके लिए वो हकदार हैं। तो मैंने सोचा कि यार चलिए, सीबीएसई के लिए तो सारे लोग वीडियो बना ही रहे हैं, तो आईसीएसई के जो बच्चे हैं फिर उनका क्या। तो मैंने कोशिश किया कि मैं वीडियो बनाता हूं आईसीएसई के बच्चों के लिए, बायोलॉजी का, जेनेटिक्स का। अगर मेरे बच्चों को, अगर ये एक लेक्चर अगर समझ में आ जाता है, ये एक लेक्चर उनके खून में चला जाता है, तो बाकी उनका जो आदेश रहेगा उस हिसाब से वीडियो बनाया जाएगा आईसीएसई वाले बच्चों को। क्योंकि आईसीएसई के बच्चों को पढ़ाने में वो फील आता है, क्योंकि वहां जो कंटेंट दिया रहता है वो कंटेंट मजेदार बना देता है इस बोर्ड को, यानी कि आईसीएसई को। तो जो भी मेरे आईसीएसई के बच्चे हैं, ये लेक्चर आप पूरा देखिएगा बाबू। आप जिस स्कूल से भी हो, किसी भी रीजन के हो, कहीं भी हो आप, तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपको अगर समझ में आ गया कि भाई बायोलॉजी, अभिषेक सर, चूंकि मेरा नाम है अभिषेक ओझा, तो अगर इनसे हम समझ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, तो इस पर लगातार हम लोग क्या करेंगे, आगे अपना सिलसिला स्टार्ट कर देंगे बायोलॉजी को लेकर के। ठीक है, तो समय बिना गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आईसीएसई का पहला लेक्चर जेनेटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 10th में हैं, बहुत सारे बच्चों के स्कूल में जेनेटिक्स पढ़ाई हो भी गया होगा या फिर वो पढ़ाई चल भी रही होगी, और बच्चे उस जेनेटिक्स को समझने का कोशिश भी किए होंगे और बहुत अच्छे से कुछ बच्चों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स, और आपके ही किताब को हम लोग हूबहू लेकर के चल रहे हैं। यानी कि जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसी टेक्स्ट बुक के साथ हम लोग 1 by 1 पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी समझने का कोशिश ये करते हैं बाबू कि जेनेटिक्स है क्या। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं कि जेनेटिक्स जेनेटिक्स है क्या। थोड़ा बहुत समझाने का मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि आप लोग तो पहले से समझे हुए हैं, जान रहे हैं कुछ बच्चे। ठीक है, देखो, जेनेटिक्स को अगर हम लोग हिंदी में बात करें, है ना, उसको बोला जाता है अनुवांशिकता, जेनेटिक्स। ठीक है, यानी कि ये वर्ड जो आया हुआ है वो जीन से आया हुआ है। और पहला जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, जिसमें जीन के बारे में बताया गया है ना, क्रोमोसोम के बारे में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं आप इस जेनेटिक्स वर्ड को जीन के साथ क्या करते हो, रिलेट करते हो। ठीक है, जैसे मान लेके चलिए कि हम जो ह्यूमन हैं, हम लोग जो ह्यूमन हैं, तो हमारे एंसेस्टर से ही हमारे जो भी कैरेक्टर हैं वो पास ऑन हुए हैं। लाइक द कलर ऑफ आई, द शेप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पिना, कि ये क्या क्लोज है या फिर ये फ्री है या फिर क्लोज है। हमारे बॉडी का स्किन कलर, ये जितने भी चीजें जो हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आती हैं, ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ जीन एंड द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स चैप्टर विल स्टार्ट फ्रॉम द रिप्रोडक्शन। अब आप कहोगे कि सर जेनेटिक्स का रिप्रोडक्शन से क्या लेना देना है, वहां कुछ और चीजें हैं, यहां कुछ और चीजें हैं। ना मुन्ना, उससे जुड़ा हुआ चीज है। और जुड़ा हुआ क्या चीज है, तो आप उसके डिफिनीशन को अगर हम लोग बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं कि रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन क्या है, तो आप देखते हो बच्चों की रिप्रोडक्शन का जो डिफिनीशन है वो क्या दिया रहता है।
कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस वेयर द डीएनए इज कॉपिंग। डीएनए वर्ड आया, पूरा जेनेटिक्स डीएनए पे ही डिपेंडेंट है। आपने पढ़ लिया होगा, आपने देखा होगा कि जितना भी मामला है ये सारा मामला डीएनए के आसपास घूम रहा है। स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है। तो रिप्रोडक्शन का जो डिफिनेशन था कि द प्रोसेस इन विच द डीएनए इज कॉपिंग, अगर कोई चीज कॉपी हो रही होगी तो कहीं ना कहीं तो पेस्ट हो रहा होगा। तो अगर वहां पर गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो कहीं तो डीएनए कॉपिंग हो रहा होगा, तो कहीं भी तो पेस्ट होगा। तो ये जो डीएनए की जो पेस्टिंग है ये हमें पढ़ना है किसके अंदर? जेनेटिक्स के अंदर। कहां पढ़ना है? जेनेटिक्स के अंदर पढ़ना है। आगे बात समझ में यहां पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जो जेनेटिक्स जो वर्ड आया है ना, जेनेटिक्स जो ये वर्ड आया है, ये जीन यानी कि आप यहां पर समझ लीजिए हमें पढ़ना है किसके बारे में? ट्रेट्स के बारे में पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो ट्रेट्स और कैरेक्टर दे आर प्रेजेंट इन द सेम बोट, ठीक है। यानी कि हेरिडिटी, द कैरेक्टर विच कम्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, दिस ऑल थिंग इज डिस्कस द अंडर द टेबल दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो आप जैसे हो, मैं कैसा हूं, मेरे नाक लंबे क्यों हैं, है ना, मेरे कान के पिन्ना जो हैं वो फ्री क्यों हैं, दिस इज ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा बच्चा कि जेनेटिक्स क्या है, जीन क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो यही सारी चीजें जो हैं वो आपकी किताब में दी हुई हैं। तो बैक टू द आपके टेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। तो अगर दिख रहा है तो वेल एंड गुड, किताब निकाल के पढ़िएगा। अगले क्लास में ये थोड़ा सा और क्लियर होकर के मिलेगा, क्योंकि किताब जो है ऑनलाइन का या ऑनलाइन पर आईसीएसई का वो बहुत कम है। तो मैंने इसको डाउनलोड किया है कि आपके टेक्स्ट के साथ में लेके चलूं। तो अगर ये क्लियर दिख रहा है देन वेल एंड गुड, नहीं तो किताब लेके बैठिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। या फिर किसी बच्चे के पास अगर बेहतर पीडीएफ होगा तो आप हमें क्या कर सकते हैं, आप हमें सेंड कर दीजिएगा। ये मेरा नंबर है, ठीक है, आप इसके ऊपर सेंड कर देना, तो वहां से डाउनलोड करके मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो बैक टू द योर टेक्स्ट। देखो सबसे पहले क्या है कि जेनेटिक्स सम बेसिक्स फंडामेंटल विच रिगार्ड विद द जीन्स एंड जेनेटिक्स। सिलेबस क्या है हमारा? तो जेनेटिक्स है, मेंडल साहब के बारे में पढ़ना है, उनके लॉ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर बहुत सारे जो डिजीज हैं जो हमारे पेरेंट्स के बाद उनके जनरेशन में जाता है, कि मेरे पापा को हेयर फॉल हुआ है, क्या मुझे भी होगा क्या, इस बात का डर बनाए हुए रहता है। कि मेरे दादाजी को डायबिटीज था, मेरे पिताजी में थोड़ा सा वो आया, क्या मेरे अंदर भी आ सकता है क्या। तो हम लोग इन सब चीज के बारे में भी बात करेंगे। और वही चीज आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज, यानी कि जो जनरेशन ओवर जनरेशन जो कैरेक्टर डिजीज है वो आपके बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, हम अपनी बात कर लेते हैं, तो कौन सा बीमारी आ सकता है, कौन सी बीमारी नहीं आ सकती है, उनके ऊपर बात करेंगे। स्कोप ऑफ सिलेबस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है, जीन है, एलील है, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे वर्ड मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था कि मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, एलील क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, मैं सब एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ वहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके ऊपर भी चर्चा करना है, उसके बारे में भी क्या करना है, पढ़ना है। वो सब चीजों को मैं बताऊंगा, ठीक है, कि मेल क्या है, फीमेल क्या है, मेल होने की टेंडेंसी क्या होती है, सब। यहां पर सेक्स लिंक डिजीज में दो चीजों के बारे में बताया गया है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है।
जो कि सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, डिजीज है, ठीक है। एक्स वाई के ऊपर किस पे डिजीज रहेगा तो आने वाले ऑफस्प्रिंग में इसके जाने की जो टेंडेंसी वो कितनी होगी, दे ऑल शुड बी डिस्कस्ड प्रायर इन क्लास, धीरे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए यहां पर आपका जो पहला पैराग्राफ जो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है ब्लू कलर के अंदर, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि whenever a child is born in the family we usually start comparison his appearance as to whom he see resemble more। बात सही है कि अगर हमारे घर में अगर बाल बच्चे का जन्म होता है तो उसके जो मॉर्फोलॉजिकल टेक्सचर है, मॉर्फोलॉजिकल टेक्सचर का मतलब होता है देखने में, तो लोग जो होते हैं वो मिलाना शुरू कर देते हैं कि इसकी नाक जो है इसके नानी की तरह मिल रहा है, इसका जो कान है इसके दादा की तरह या दादी की तरह मिल रहा है, ठीक है, इसकी जो आंखें हैं वो अपने पापा की तरह मिल रहा है। ये सारी चीजें आकर के लोग रिजेंबल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कि वही बच्चा बाद में जाकर के अगर क्रिमिनल बन जाए और कोई क्राइम करके अगर जेल में बंद हो, तो कौन रिलेटिव जाके कहेगा कि इसकी हरकतें मेरी तरह मिल रही हैं? कोई नहीं कहने वाला है कि वहां पर जाकर के इसकी हरकत मेरी तरह मिल रही है। तो लोग हमेशा आपको गुड वाइब के साथ एक्सेप्ट करते हैं, बैड वाइब के साथ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने वाइब बोला है, ठीक है, वाइब्स, ठीक है। All this, although a matter of chance, is governed by a certain law। यहां भी लॉ काम करता है और यहां पर हमारे संविधान का लॉ काम नहीं करता है, यहां पर मेंडल का लॉ काम करता है। This chapter presents some fundamental of genetics, including Mendel's law of inheritance as advised in the syllabus। In order to properly understand the Mendel's law of inheritance, आगे पेज नंबर 29 में दिया हुआ है, साथ में सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस के बारे में बात करना है, जो कि मैंने बोला सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आगे हमें जाकर के डिस्कस करना है हेरिडिटी के अंदर, ठीक है। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा चर्चा करने का कोशिश हम लोग करते हैं कि आपके किताब में जो दिया हुआ है ना, व्हाट इज जेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स है क्या, व्हाट इज जेनेटिक्स। तो हम लोग बात करते हैं किसकी, यहां पर आइए जरा सा जेनेटिक्स की हम लोग बातें करते हैं। थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, थोड़ा सा आ जाओ भाई तुम नीचे, और नीचे आओ, 1 मिनट, ठीक है। यहां पर है, ये देखो, दिख गए आपको मेंडल साहब, क्लियर दिख रहे हैं? तो जैसे ही मेंडल साहब आपको दिख गए हैं तो इनको प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि इन्हीं के हरकतों के कारण आपके किताब में सिलेबस में जेनेटिक्स जैसे टर्म क्या हुए हैं, एड ऑन हुए हैं, ठीक है। यहां पर आपको डिफाइन करने को बाबू बता रहा है कि जेनेटिक्स होता क्या है। तो चलो हम लोग भी इसको डिस्कस करते हैं। कहता है कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंशिएटेड, क्या है, डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड द लॉ ऑफ रिलेटिव सच ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब कि जेनेटिक्स क्या कहता है, आप अपने टेक्स्ट बुक पर क्लियर देखिएगा। जेनेटिक्स कहता है कि हम उसकी स्टडी करते हैं जहां पर कैरेक्टर जो होते हैं वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जाता है, चाहे वो कैरेक्टर्स क्या हो, सिमिलर हो सकता है, चाहे वो कैरेक्टर क्या हो सकता है, डी सिमिलर और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने सेटमैक्स जैसे ही ऑन किया होगा, वैसे ही आपने देखा होगा कि ठाकुर साहब खीर खा करके उल्टी कर रहे हैं। जी हाँ, वही मूवी जब भी आप सेटमैक्स खोलिएगा तो आपको वहां पर वो मूवी दिख जाता है। तो आप वहां पर देखते हैं कि ठाकुर जी भी वैसे ही हैं, ठाकुर जी का बेटा भी वैसा ही है। लेकिन क्या आपने देखा कि ठाकुर जी के बेटे का बेटा का भी टेक्सचर उनसे मिल रहा है? नहीं ना, ठीक है। यानी कि ठाकुर जी और ठाकुर जी का बेटा वो बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन
जो ठाकुर जी के बेटे हैं उनका जो बेटा जो खीर लेके आया था वो उनकी तरह नहीं दिख रहा है, जब तक कि सूर्यवंशम 2 ना बने। सूर्यवंशम ही था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जीन ये बताता है कि जो चीजें सिमिलैरिटीज हैं वो भी पास होंगी, जो चीजें डिफरेंसेस हैं दे कुड ऑल्सो बी गोइंग टू बी ट्रांसफर, ठीक है। जैसे हमारे 2 हाथ हैं तो हर ऑफस्प्रिंग में 2 ही हाथ जाएगा, ऐसा नहीं कि आने वाले जनरेशन के पास 4 हाथ हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो एज लाइक द ह्यूमन कैरेक्टर विल ट्रांसमिट, तो जो सिमिलैरिटीज हैं वो भी जाएंगी, और अगर कुछ डिफरेंसेस भी आ सकते हैं अगर किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर, दैट कुड बी ओनली दैट कैन बी ट्रांसफर, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये रहा जेनेटिक्स के बारे में, ये सारी चीजें बता दी गई। अब जो ये इंसान आपको दिख रहे हैं जिनके कारण आपके सिलेबस में ऐड किया गया है क्या, जेनेटिक्स, यानी कि ग्रिगोर जोहान मेंडल, तो आपको इनके बारे में बेसिक चीजें जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए कि ये इंसान आया कहां से है, इंसान जन्म कहां लिया, इंसान को करना क्या था और कर क्या दिया, ठीक है। तो वो ही बताने की कोशिश किया जा रहा है कि एनीथिंग हैपेंस हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होगा, रीजन होगा, ठीक है। तो ग्रिगोर जोहान मेंडल इनका पूरा नाम है, J.G. मेंडल आप लोग लिख सकते हैं, है ना। क्या है ये, एन ऑस्ट्रियन मॉन्क एंड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, करेक्ट। ये मॉन्क भी थे और साथ में ये क्या है, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हैं, ठीक है। ग्रिगोर जोहान मेंडल जो कि इनकी जो जन्म हुई थी 1882 में और इनकी डेथ जो हुई है वो 1884 में, कम समय में ये बहुत कुछ करके गए। वॉज बॉर्न इन पीजेंट फैमिली, पीजेंट का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत शांत स्वभाव के फैमिली में जन्म लिए थे भाई, पीजेंट का मतलब होता है किसान, मतलब इनका जो जन्म हुआ था एक किसान फैमिली के अंदर हुआ था। He had his early education in monastery and later he studied science and mathematics at University of Vienna. He wanted to be a teacher but luck did not favor him. कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रिगोर जोहान मेंडल ये टीचर बनना चाह रहे थे लेकिन लक इनके साथ नहीं दिया काम और ये बन गए साइंटिस्ट, ठीक है। तो बाबू अच्छे अच्छे लोग टीचर बनना चाह रहे थे लेकिन उस समय की जो एग्जामिनेशन है वो टीचर की क्वालिफाई नहीं कर पाए जिसकी वजह से वो टीचर नहीं बन के पाए, ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट टीचर, नहीं तो क्या ये टीचर प्राइवेट नहीं बन सकते थे, स्मार्ट बोर्ड लगा लेते, कैमरा लगा लेते, माइक टांग लेते, पढ़ाना शुरू कर देते। तो ये टीचर बनना चाह रहे थे लेकिन बने नहीं। बट वॉट ही डिस्कवर्ड लेटर एज अ क्रेज, ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो 2 बोतल बोर्ड का लेके बैठ गए और टेंशन में थे यार कि जिंदगी में सारा कुछ कर रहा हूं वो हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं था, है ना, कि वो स्ट्रेस में आ गए। उन्होंने कोशिश की, नहीं हुआ तो उन्होंने फील्ड को आगे भी चूज किया कि मैं चलो मैं इस फील्ड में और कुछ और अच्छा कर सकता हूं, ठीक है। तो हैज मेड हिम टीचर ऑफ टीचर्स, एक समय में ये इंसान टीचर बनना चाह रहा था लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ डिस्कवर कर दिया यार कि ये टीचर के भी क्या हो गए, टीचर। आप कमेंट करके बताना कि मास्टर ग्लैंड हमारे बॉडी का क्या है, तो फिर ये भी बता देना कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हमारे बॉडी का क्या है। He had returned to his monastery and spent the rest of the life as an abbot, यानी कि ये इंसान अपने मोनेस्ट्री में वापस आए और अपनी पूरी जिंदगी जो है वो एज अ मॉन्क वहां पर जीवन यापन करना शुरू कर दिए, ठीक है। और जहां पर ये रह रहे थे वहां पर बहुत ही क्या था, एक ब्यूटीफुल गार्डन था, ठीक है। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन ओवर देयर वेयर ही स्टे
लेकिन इन्होंने गार्डन में जाकर के क्रिकेट नहीं खेला। ठीक है, वो रोहित शर्मा बोलते हैं ना कि क्या कर रहा है गार्डन में, तो इन्होंने गार्डन में जाकर के इन्होंने डिस्कवरी की, इन्होंने जाकर के पी प्लांट के ऊपर डिस्कवर किया। द मोन्स्ट्री had a lovely garden which satisfy his urge to understand some secrets। ठीक है, मतलब उस समय लोग जो IQ लेवल साइंटिस्ट लेवल के हैं वो गार्डन में भी जा करके कुछ ना कुछ चीजों को सोच ही रहे हैं, है ना। और हम और आप अगर गार्डन में जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि साला कोई देख ना ले, ठीक है। और ये इंसान गया तो इन्होंने पी प्लांट के ऊपर क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर डाला। करेक्ट। तो ये तो कुछ बातें हो गई, बुझो तो जानो, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, यानी कुछ बातें थी इनकी जो कि हमें जानना था। नाउ बैक टू द बेसिक, हम लोग आते हैं वापस नीचे। ठीक है, हम लोग आते हैं नीचे। ठीक है, of life regarding the inheritance of certain features in garden P, his findings are now called the Mendel's law of inheritance। करेक्ट, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर बहुत सारा लॉ बना, खास करके 3 लॉ बने हैं। ठीक है, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि गार्डन पी प्लांट को हम लोग साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं बच्चा। ठीक है, देन यू कैन टेल मी, आप बता सकते हो। करेक्ट, तो ये बातें हो गई। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बुक में जो साइड में दिया हुआ इसके बारे में भी हम लोग बात कर लें। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके यहीं से फ्रेम किए जाते हैं। तो बाबू अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आप हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा एसएससी वाले बच्चे कि क्या हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। नाउ देखो, इन्होंने जो भी जेनेटिक्स में जो भी अपने कामे की एक्सपेरिमेंट की, सोचो कि अगर वो ना किए रहते तो आज के डेट में कुछ चीजें जो हैं जो जेनेटिक्स के ऊपर ही बेस है, क्या वो हो पाता। जो उस समय उनकी थॉट थी, उस समय जो उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा था। तो जो 2 चीजें आई कि 2 मॉडर्न एप्लीकेशन इन जेनेटिक्स आज के डेट में, तो यहां पर 2 चीजें आती हैं, जिसमें पहला आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जो काफी ज्यादा फेमस है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि एक जीन ए का ले लीजिए, एक जीन बी का ले लीजिए, और इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, आपस में इनको ऐड कर दीजिए, तो तीसरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और जो तीसरा जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का होगा। जो हम चाह रहे हैं वो वैसे ही क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं किताब में क्या दिया हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्निक इन विच द genetic constitution of an organism bacteria is altered by introducing the new genes into its chromosomes। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि ये मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है। करेक्ट, इस बैक्टीरिया में हमने क्या कर दिया, ठीक है, इस बैक्टीरिया में हमने क्या कर दिया कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पर क्या कर दिया, एड ऑन कर दिया। ठीक है, यानी कि ये बैक्टीरिया का जीन था, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट का है, हमने इसको क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। ठीक है, तो अब जो ये काम करेगा वो हमारे लिए काम करेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, जो आपकी किताब में दिया हुआ है बाबू, ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे प्रोडक्ट को बोला जाएगा GMO, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, और जब मैंने इस बैक्टीरिया के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दो, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट करने का मतलब क्या है कि हमने जो डिस्कवर किया है, हमने जो बनाया है, ये चीजें ऑर्गेनिज्म के अंदर जाए और उसको फिर हम लोग अलग अलग एप्लीकेशंस में क्या कर सके, यूज कर सके। देखो इसका एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। The genetically modified organism thus produced is grown to multiply fast and the gene product is obtained in a large quantity। The hormone insulin was the first such product, है ना। जो पहला इंसुलिन, इंसुलिन समझते हो क्या होता है, इंसुलिन पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा
तो हमारे बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटीज जैसी क्या हो जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। तो पहले क्या था कि इंसुलिन जो हुआ करता था, अब देखो, अब मान लीजिए कि किसी के बॉडी में इंसुलिन नहीं निकल रहा है तो उसे शुगर की बीमारी होगी, डायबिटीज। तो उसको डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इधर से तो इंसुलिन देना पड़ेगा। तो मार्केट में जो इंसुलिन बन रहा था या बन रहा है, वो इंसुलिन कैसे बन रहा है, तो वो इंसुलिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण ही बन रहा है। ठीक है, तो पहले जो इंसुलिन जो बनता था वो पिग, काऊ, बेफेलो, उनके बॉडी से निकाल करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल करके फिर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डालते थे। लेकिन 1983 में, ठीक है, एक कंपनी आई 1983 और इस कंपनी का नाम था इली लिली, है ना, सुनने में कैसा लग रहा है, इली लिली। तो इली लिली ने क्या किया कि इन्होंने बैक्टीरिया से ही इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। तो ये देखो, मेंडल का किया हुआ थॉट, मेंडल का किया हुआ डिस्कवरी, अब यहां पर आज के डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है कि इंसुलिन की टैबलेट्स बनाई जा रही हैं। ठीक है, द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन ऑफ मैमल्स हैज बीन सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस इन अ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस इट। ठीक है, तो ये एक खूबसूरत चीज है जीन का, जेनेटिक्स का। आज मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो फूड हम लोग खा रहे हैं वो सारे क्या हैं, दे ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इतना बड़ा गुआवा है ना, इतना बड़ा गुआवा कहां से आया, दे ऑल आर जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है आपका जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है कि जेनेटिक काउंसलिंग में कि आज जो कपल्स हु आर नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग, शादी होने के बावजूद भी दे हैव नॉट देयर किड्स, तो इसके लिए आईवीएफ जो हम लोग मार्केट में देखते हैं, सुनते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल वेयर द ह्यूमन गेट्स बेनिफिटेड ड्यू टू द जेनेटिक्स। ठीक है, वही चीज यहां पे दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिस डिजीज को हम लोग बच्चों में जन्म से पहले रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और अगर कर लिए तो उसको जन्म से पहले क्या कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं। जिसमें यहां पर हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे डिजीज के बारे में चर्चा किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय का जो मेंडल साहब का जो थॉट था, उस थॉट के बाद कितनी जिंदगी आसान हो गई है आज के डेट में। आप इस चीज को जरा फील कीजिए कि अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स ये भाई साहब अगर टीचर बन गए रहते तो है ना, तो हमारी लोग जैसे बच्चों के फेर में फसल रह जाते हैं, है ना, कि ये काम नहीं कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, 5 नंबर नहीं देंगे, कॉपी फेयर नहीं है, नोट्स नहीं बनाया है, प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, प्रैक्टिकल्स, इसी में उलझे रह जाते हैं बेचारे। 5 नंबर नोट्स के लिए, 5 नंबर प्रोजेक्ट के लिए, 5 नंबर डिसिप्लिन के लिए, है ना। तो ये कुछ और बन गए जो कि आपको डिसिप्लिन में ऑटोमेटिक कर दिए। ठीक है, तो ये सारे कारनामे जो है वो मेंडल साहब ने अपने जिंदगी में किया, और करने के बाद आप देखोगे यहां पर कि जिंदगी जो है वो कितनी ज्यादा आसान हो गई है आज के डेट में। अगर हम जेनेटिक्स को थोड़ा सा भी सीरियस लेते हैं तो, और बहुत सारा आज के डेट में इसके ऊपर कैरियर ओरिएंटेड ये एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, चैप्टर मिल जाएगा जो कि कैरियर ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला पैराग्राफ होपफुली। तो जो पहला पेज है, इस पहला पेज में हम लोग को शायद यही पढ़ना है, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, मेंडल के बाहर में। तो बाबू आपको अगर लग रहा होगा कि नहीं हम इस चीजों को समझ पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि सर हमें समझ में आ रहा है, और आईसीएसई का कारवा जो है हम लोग लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपके किताब में
जब आप पेज पलटिएगा तो वहां पर दिया हुआ है हेरिडिटी। जेनेटिक्स में दो चीजें बेसिकली होती हैं, हेरिडिटी और एक हो जाता है हेरिडिटी और दूसरा हो जाता है इनहेरिटेंस। जहां पर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। लिखा हुआ है यहां पर कि द टर्म हेरिडिटी मे बी डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन of genetically based characteristic from parents to their offspring। तो हेरिडिटी वर्ड बेसिकली कहां से आया, तो हेरिडिटी वर्ड आया कि द कैरेक्टर विच पास फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। सही बात है, पास होता है। तो इसी पर्टिकुलरली चीज को जब हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन सा कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है, कौन सा कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, देन हम लोग इस चीज पे पहुंचेंगे कि जो कैरेक्टर जो होते हैं उनके पीछे मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या उन्होंने लॉ दिया, है ना। तो बेसिकली आपका हेरिडिटी ये हो गया। द टर्म हेरिडिटी इज रैदर ओल्ड फॉर सेंचुरीज मैन हैज नो दैट मेनी characteristics are inherited in animals, domesticated ones, as well as in humans, and that he could breed varieties and animals and the plants with the desirable qualities। ठीक है, ये सही बात है कि जेनेटिक्स आज की बात नहीं है बाबू, कि आज हम लोग जेनेटिक्स, आप 10th में आए हो तो जेनेटिक्स पढ़ के एकदम कूल बन रहे हो यार, मैं तो अभी जान रहा हूं, मैं ये चीज जान रहा हूं, पहले का जनरेशन क्या जानता था। देखो क्या लिखे, द टर्म हेरिडिटी इज रेदर ओल्ड। अभी एक वर्ड हम लिखेंगे ना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। लिखे कि छोड़ दें, दिमाग खराब करें। दिमाग बाबू खराब ये होगा कि दिख रहा है क्या, दिमाग खराब करने के लिए उसको रेड में लिखते हैं, ठीक है। लगभग फ्रॉम 8000 टू 1000 BC, है ना, बिफोर क्राइस्ट, इस समय के लोग क्या करते थे, जेनेटिक्स के बारे में जानते थे। दे न्यू अबाउट देयर क्वालिटीज एंड द डिजायरेबल क्वालिटीज। मतलब ये जेनेटिक्स आज की कहानी नहीं है बाबू, है ना। फ्रॉम 8000 टू 1000 BC एरिया में लोग जो हैं दे न्यू अबाउट देयर क्वालिटीज, लेकिन उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे। सो they can't explore many things but knew it। उनको ये पता था कि ये से इससे ये होगा, इससे ये होगा, ठीक है। वो पता था, ठीक है। यहां पर एक टर्म दिया हुआ है कि लाइक बेजस लाइक। ये तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग देखते हैं कि हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, चूहा का बच्चा चूहा ही होगा, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होगा। बैक्टीरिया है तो आने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अमीबा तो नहीं होगा, वो भी क्या होगा, बैक्टीरिया ही होगा। वही चीज यहां लिखा हुआ है कि ह्यूमन गिव्स बर्थ ओनली टू ह्यूमन नॉट टू एप्स। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि बच्चे इंसान जो है जो बंदर जन्म दे। भले आपका और हमको लोग बचपन में बोल दिया करते थे कि बंदर है क्या, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डीएनए जाके मैच करा लो यार बंदर के साथ, ऐसा नहीं है, है ना। इसको दिल पे मत लिया करो यार। cat produce cats not dogs, a mango seed germinates into a mango tree not in imli tree। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहां पर बताई गई हैं कि जितने भी आप आसपास इन चीजों को देखते हो, दिस ऑल आर अबाउट लाइक द जीन। तो हमें ये चीज समझना होगा कि इसके पीछे का क्या चीज है ना। क्या ऐसा कैरेक्टर्स है, ऐसा क्या स्ट्रक्चर है विच जो ऑर्गेनिज्म के हूबहू कैरेक्टर्स को क्या करता है, पास करता है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म वेदर एनिमल्स प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड थ्रू द रिप्रोडक्शन, बट द ऑफस्प्रिंग आर नेवर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, सम डिफरेंसेस सो हाउएवर स्मॉल इट मे बी इज फाउंड इन देम। ठीक है, सारे एक ही जगह से आते हैं जिनका जो स्पीसीज है, लेकिन दे नॉट सो आइडेंटिकल। ठीक है, ये जो सूर्यवंशम वाला सीन है ना, ये हो ही नहीं सकता यार कि लाइक द फादर लाइक द सन, नॉट 100%, 80% हो सकता है,
85% हो सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज आपने देखा होगा, है ना, आप हमें इसके बारे में जरूर बताइएगा कि समहाउ हम लोग देखते हैं कि दो जेनेटिक्स बड़ा रोचक तथ्य है ना, इंटरेस्टिंग सेक्टर द जेनेटिक्स। तो हम लोग कभी कभी ये देखते हैं कि किसी इंसान की मृत्यु 1850 में हुई है और वो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह किसी और ने जन्म लिया 1950 में, अगर वो उनकी मौत 1850 में हुई है तो, अगर किसी ने 1970 में डेथ हुई तो 2000 में भी वो उन्हीं की तरह दिखने वाला ऑर्गेनिज्म, है ना, उसी की तरह दिखने वाला इंसान जन्म ले लेता है। तो ये चीजें हम लोग प्रैक्टिकली जब गूगल पे जाओगे, यूट्यूब करोगे, तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। और इसमें जेनेटिक्स का बहुत बड़ा एक रहस्य है, ठीक है, बहुत बड़ा एक रहस्य है, मिस्ट्री है कि वो इंसान उस समय मर गया था, आज जो इंसान जन्म लिया वो उन्हीं की तरह दिख रहा है। दैट इज द मिस्ट्री, द साइंस, द जेनेटिक्स। ये चीजें हैं, मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि ये क्या चल रहा है कि जो इंसान मर चुका है उसी की तरह दिखने वाला एक और ऑर्गेनिज्म आ गया, एक और इंसान आ गया। आप गूगल पे देखो, बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन प्रोड्यूस द ह्यूमन्स नॉट द एप्स, कैट प्रोड्यूस द कैट्स नॉट द डॉग्स, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर इतना ही छोड़ते, अगले क्लास में वेरिएशन के बारे में बात करेंगे और जो बॉक्स में दिया हुआ है उसके बारे में। तो बच्चा, अगर आज थोड़ा बहुत भी आप आईसीएसई के स्पेशली बच्चे अगर इसको समझ पाए हैं, पूरा वीडियो देखे हैं, तो प्लीज कमेंट, प्लीज रिव्यू इट, आप इसको रिव्यू करो कि अगर आपको ये चीजें फ्रूटफुल हैं देन वी विल कंटिन्यू, क्योंकि आईसीएसई में या जो कंटेंट है वो मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है। तो चूंकि वास्ट कंटेंट है उसको मिनिमाइज करके आपको डिलीवर करने का मैं कोशिश करूंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे आईसीएसई के बच्चे हैं जो ढूंढते रहते हैं अपने क्लासेस कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, है ना, फाइनली उनको ऑनलाइन ही मिलता है, तो मैं भी आपके लिए बायोलॉजी लेकर के आया हूँ कि क्या आप जो मैंने पढ़ाया जेनेटिक्स आपको समझ में आया। तो प्लीज कमेंट, आप बताओ कि सर मुझे समझ में आया, देन वी विल कंटिन्यू इट, है ना, उसको हम लोग आगे करेंगे और सारे चैप्टर को वन बाय वन आप ही के किताब से, है ना, इसी को मैं डिकोड करके आपको बताऊंगा। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, रिव्यू डालना बिल्कुल भी मत कीजिएगा, खास करके मेरे आईसीएसई के बच्चे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपके, अब आपके अनुसार से ही अगला वीडियो हमारा आने वाला है, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करेंगे, जेनेटिक्स को कहीं कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चंस इनको मिल जाएंगे, सारा कुछ मिल जाएगा आपको। तो भाई आईसीएसई वाले बच्चे आप लोग रिव्यू जरूर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।